अपने इस चैनल का दूसरा भाग लेके मैं प्रस्तुत हुआ आपके सामने। आपके बहुत फ़ोन मेरे पास आए और मुझे आपने आपने जानना चाहा कि सर आपने एक उत्सुकता के जगा करके हमें वो छोड़ दिया कि आपके इन एपिसोड्स में, इन धारावाहिकों में क्या होने वाला है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर आपका मुझे प्रेम मिलता रहा तभी जाके मैं ये चीज़ें उद्घाटित करूंगा। और मैं ये बता दूं अपने जितने भी हमारे लिटरेचर साहित्य के विद्यार्थी हैं, चहेते हैं, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे, अब हो सकता है मेरी नकल लोग उतारने लगें और बाद में ये चीज़ें सामने आए, कोई बात नहीं। अगर साहित्य सामने आता है किसी भी रूप में तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं चाहूँगा। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने एक घटना को जो मुझे याद आती है। आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन मैं इसको एक डॉक्यूमेंटेड कर देना चाहता हूँ ताकि हमेशा लोगों के सामने ये चीज़ रहे। कवि गंग का नाम आपने सुना है। हमारा हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। एक कवि गंग हुए हैं जिन्हें हम लोग गंगाधर कहते हैं। वो अकबर के दरबार में भी रहे और जहांगीर के दरबार में भी रहे। और 1538 के आसपास से लेकर के 1600 के बाद तक का जब हमारा जहांगीर का टाइम आता था तो उनके राज दरबार में वो थे। और हम सब जानते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में रहीम दास भी थे। इत्तफाकन जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर रहीम दास का मकबरा है। तो जब भी वहां से गुजरता हूँ तो मुझे ये चीज़ याद आती है। तो रहीम के दोहे भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कवि गंग के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। गंग की एक बड़ी विशेषता थी, वो बहुत हाजिर जवाब थे। और रहीम की भी ये विशेषता थी, देखिए। और दोनों भक्ति काल और रीति काल के एक, अगर हम कहें कि संधि काल में हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति काल जा रहा था, रीति काल आने को था, या दोनों के मध्य में वो थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो उस समय की एक घटना याद आती है। तो रहीम दास अकबर के 9 रत्नों में से थे, उनके मुख्य कवि भी थे। तो रहीम ने एक बार खुश होकर के गंग के एक सवैये पर, एक छंद पर, उनके एक कवित्व पर उनको 36 लाख रुपए, 36 लाख मुद्राएं या रुपए जो भी हम लोग कह दें, वो उनको दिए। तो जब उनको वो पैसे मिले तो वो फूले ना समाये कवि गंग। तो कवि गंग ने कहा, देखिए क्या दोहा उस समय उन्होंने कहा: सीखे कहाँ नवाब जू। जू का मतलब होता है जी, जो हम लोग आज कहते हैं। सीखे कहाँ, हे नवाब साहब, तुमने ये चीज कहाँ से सीखी? सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी दैन। देनी मतलब दान को देना, पैसों को देना। ऐसी देनी दैन, ज्यो ज्यो कर, कर कहते हैं हाथ को, ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो, त्यों त्यों नीचे नैन। कि तुमने नवाब साहब, रहीम साहब, तुमने ये कहाँ से सीखा कि आप इतना खुलकर के सबको दान देते हो? तुमने ये चीजें कहाँ से सीखी? और जैसे जैसे आपने ऊंचा किया, लेकिन आपने अपनी नजरों को झुका लिया। सुनते ही रहीम कहाँ चुप रहने वाले थे, कवि थे भाई। उन्होंने दोहों की रचना की है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, हमारे बच्चों को अक्सर पढ़ाते आए हैं। उन्होंने कहा, रहीमदास तुरंत बोले, हाजिर जवाबी देखिएगा: देनदार को और है, कहता देने वाला तो कोई और है। देत रहत दिन रैन, उसकी कृपा इतनी है कि रात दिन वो हमको धन देता है। लोग भरम हम पे करें, लोग जो हैं वो भ्रम में है कि मैं दे रहा हूं, रहीम दे रहा है या अकबर दे रहा है। तासो नीचे ने, फिर सुनिएगा, इसको आनंद लीजिए दोहे का: देनदार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। मैंने अपने नैन नीचे इसलिए करे कि मैं देने वाला नहीं हूं, देने वाला कोई और है। आशा करता हूं ये आपको हाजिर जवाबी पसंद आई होगी। अब देखिए, ये हमने कभी हम पढ़ाते नहीं, हमारे सामने आई नहीं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं साहित्य रस से परिचित करा सकूं, साहित्य से परिचित करा सकूं, ऐसी ऐसी चीजों को आपके सामने ला सकूं। एक बार फिर लाइक और सब्सक्राइब, आपका वही प्रेम मुझे मिलता रहेगा और मैं प्रेरित होता रहूंगा कि नई नई चीजें आपके सामने मैं उद्घाटित करता हूं। नमस्कार, मैं दिल्ली से प्रदीप कुमार जैन।